नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूं गाजियाबाद जिले में। आज मैं यहां पर आपको लैब से लेकर के फील्ड तक की यात्रा कराऊंगा और इस यात्रा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नेचुरल रामबाण, जिससे नहीं बच सकते वो कीड़े जो आपकी फसलों को बर्बाद करते हैं। अगर आपके खेत में दीमक लगी है तो यहां पर उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया गया है। आपके खेत में अगर व्हाइट गर्भ है, जिसको नूमड़ी भी कहते हैं महाराष्ट्र में, और जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफेद सुंडी भी कहा जाता है, ये मेरे आप सीसी के अंदर देख रहे होंगे थोड़ा नजदीक से, आप देखेंगे ये कितनी बड़ी है और ये जब फसलों की जड़ों में नीचे से लगती है तो पूरी फसल को चौपट कर देती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जमीन के नीचे 1.5 मीटर तक पाई जाती है, लेकिन इसे पूरी तरह से परास्त करने के लिए, इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए यहां पर कुछ सैनिक, कुछ योद्धा जो हैं इस लैबोरेटरी में तैयार किए गए हैं। ये योद्धा हैं, ये नेमेटोड आप देख रहे होंगे। ये किस तरह से इसे काम करते हैं, यहां पर ये आप देख रहे हैं। जब ये उस सफेद सुंडी के अंदर घुस जाएंगे तो इस तरह से वो ब्लास्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके उसके पेट को फाड़ देंगे और उसे पूरी तरह से मार देंगे और इसी को अपना भोजन बनाएंगे। और जब तक आपके खेत से पूरी तरह से दीमक खत्म नहीं हो जाती है, जब तक आपके खेत से पूरी तरह से व्हाइट गर्भ यानी सफेद सुंडी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आपके खेत की रक्षा वो लगातार करते रहेंगे। और जब खत्म हो जाएंगे ये सब, जब ये सफेद सुंडी और दीमक दोनों खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी वो आइसोलेशन में चले जाएंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। अगर फिर से आपके खेत में ये दोनों समस्याएं आती हैं, फिर से वो आपके खेत की रक्षा में, सुरक्षा में लग जाएंगे। डॉक्टर जगपाल सिंह वो 15 साल से इस पर काम कर रहे हैं और केवल काम नहीं कर रहे हैं तो करीब 11 से ज्यादा राज्यों में किसानों तक वो पहुंच चुके हैं। ये सब, ये जो सैनिक हैं, ये जो योद्धा हैं, ये योद्धा यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताता हूं और सीधे सीधे ले चलता हूं डॉक्टर साहब के पास, और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से ये जो सफेद सुंडी है या आपके खेत में दीमक है, हमेशा के लिए बिना किसी दवाई का इस्तेमाल किए हुए इसे आप पूरी तरह से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये जो दोनों कीड़े हैं, व्हाइट ग्रब, सफेद गिनार, सफेद लट, सफेद सुंडी या हुमड़ी, ये और दीमक, ये दोनों कीड़े हमारी बहुत सभी फसलों में लगते हैं, पेड़ों में भी लगते हैं, बागों में भी लगते हैं। मुख्य फसलें जो प्रभावित है इनसे, वो गन्ना और ये मक्का, ज्वार, बाजरा, अदरक, आलू और हल्दी। इन फसलों में जो हमने 15 साल में काम किया है, उसमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा असर पाया है और इसमें जो नुकसान वो पहुंचाते हैं वो 80-90% या जैसे आपने सही कहा, ये फसल को बिल्कुल चौपट कर देते हैं। और ये ज़्यादातर भूमिगत ही रहते हैं, सारी जिंदगी इनकी जो लाइफ साइकिल है वो भूमिगत रहती है। उसमें चाहे वो अंडे की स्टेज हो, चाहे वो लार्वे की हो, और कुछ लार्वा तो ऐसे हैं जो उन्होंने एवरेज 4 महीने 5 महीने तक लार्वल स्टेज में काम करते हैं, लेकिन कुछ लार्वे ऐसे हैं जिनकी 2 साल 18 से 20 महीने तक वो लार्वा, मतलब यानी कि 2 फसल में लगातार, एक लेपिडियोटा मैंसेटा स्पीसीज है, वो बहुत नुकसान करती है। ये जो व्हाइट ग्रब है, ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है और अगर इसके डैमेज का हिसाब लगाएं हम, अगर हम 5 या 10% भी इसका अगर हिसाब लगाते हैं, क्योंकि इससे पैदावार 20 से 30% तक पैदावार घट जाती है। इससे शुगर रिकवरी भी 1 से आधा से 1% तक शुगर रिकवरी कम हो जाती है। कई जिलों में इसने मूंगफली को बिल्कुल खत्म कर दिया है, लोग अब बोते भी नहीं। हाँ, लोग वहाँ बोना बंद कर दिया। जैसे सहारनपुर में है
और इधर मध्य यूपी के कुछ जिलों में। अब बात हम उस सॉल्यूशन पर करें, उस योद्धा पर करें जिसे आपने लेबोरेटरी में तैयार किया और लेबोरेटरी से लेकर के आप उसे फील्ड तक ले गए, 11 राज्यों तक ले गए, पूरे देश में वो जाने के लिए तैयार है किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए। वो कैसे तैयार हुआ? ये अभियान मैंने 2007-8 में किया, जब मैं सेवानिवृत्त होकर आया। फार्मर संस्था को मैं एक्टिव रूप से काम करना जब मैंने शुरू किया, तो तब मैंने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्हाइट ग्रब की बड़ी प्रॉब्लम थी। तब मैंने इस पे सूत्रकर्मी का मुझे ज्ञान था कि सूत्रकर्मी इसका कोई प्रभावी ढंग है। उसमें मैंने IRI पूसा के नेमेटोलॉजी डिवीजन से उनके कोलैबोरेशन से शुरुआत के ट्रायल शुरू किए। हमने लेबोरेटरी ट्रायल किए, उसमें हमें सफलता मिली, 100% मोर्टेलिटी मिली। फील्ड ट्रायल किए तो वह 67% मोर्टेलिटी मिली। सबसे पहले मैंने व्हाइट ग्रब पे ही काम शुरू किया। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्हाइट गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे लिए शुगर मिल के कोऑपरेशन से मैंने इस पर इंटेग्रेटेड स्ट्रेटेजी भी और EPN के ट्रायल किए। ये एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड या कीट जनक सूत्रकर्मी से हिंदी में बोलते हैं इसको। ये व्हाइट ग्रब और टर्माइट, रूट बोरर या जमीन के जितने और कीड़े, कटवर्म, सभी पे ये प्रभावी मतलब होता है। और ये ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर इसमें ट्रायल चल रहे हैं। हम 11 स्टेट तक पहुंच गए जैसे आपने बताया। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि व्हाइट ग्रब की जो लाइफ साइकिल है वो सारी ज़मीन के अंदर होती है, और ये बरसात के दिनों में इमरजेंस होती है। ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी लाइफ साइकिल जाने। इमरजेंस होकर वो अंडे भी वहीं देती है ज़मीन में, और फिर इसके लार्वल स्टेज नुकसान करती है। फिर प्यूपा होके जो एडल्ट हैं वो फिर अपने नीचे चले जाते हैं, फिर अगले साल फिर आ जाते हैं। तो ये तो जनरली व्हाइट ग्रब का मामला हुआ। लेकिन अब मैं सूत्रकर्मी पर आता हूँ। सूत्रकर्मी को हमने जब इसकी इनिशियल ट्रायल में सफलता मिली, तो फिर हमने सोचा, हम पहले इसको लिक्विड फॉर्म में लगाते थे, लैब में उसको लिक्विड सॉल्यूशन तैयार किया और उसको लगाते थे। तो वो हमें मोदी नगर में क्या ईसेपुर गांव में वहाँ किया, 2-3 जगह और क्या सफलता मिली। फिर हमने सोचा कि वे हम इसको क्यों ना, ये जो इसको हम गलेरिया कैडावर, ये गलेरिया मैनालोला वैक्समोथ नाम का एक कीट है, उसमें बायोमेस ज़्यादा होता है, उसमें इसका होस्ट है। जैसे इसके दीमक भी, व्हाइट ग्रब भी, रूट बोरर सभी इसके होस्ट हैं। उनमें से ये एक ऐसा होस्ट है जो मजे से खाता है। हाँ, जिसमें इस बहुत ही आसानी से इसको मार लेता है और इसमें अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हमने सोचा कि इसका इन विवो मल्टीप्लिकेशन अपनी लैब में स्टार्ट करें। कि ये एक मरा हुआ कीड़ा है गलेरिया कैडाबरा है, लेकिन इसके अंदर जीवित सूत्रकृमि हैं लाखों की संख्या में। मिनिमम 1-1.5 लाख मैंने काउंट किए हैं एक के अंदर और मैक्सिमम 4-5 लाख तक किए। तो ऑन एन एवरेज हम इसको 2-2.5 लाख लेते हैं। कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये इतनी बड़ी जो ये आप सफेद सुंडी देख रहे हैं, इसको कैसे मार लेते हैं? इसको हम पहले लेबोरेटरी में होस्ट इंसेक्ट पालते हैं। हाँ। और फिर इन्फेक्ट करते हैं, और इसको जो इस गलेरिया कैडावर को हम खेत में एज इट इज डाल देते हैं। वो उसके डालने का ये फायदा होता है कि जो इमरजेंसी उसे नेचुरल हैबिटेट मिल जाता है, और वहाँ इसका जो वॉरुलेंस है और कोई भी जो हमें जो सॉल्यूशन बनाने में या जो थोड़ा बहुत नुकसान होता था, वो 100% उसका इमरजेंस हुआ, वॉरुलेंस भी मजबूत हुई और उसके अभूतपूर्व रिजल्ट आए। ये हम डिबलिंग से जब 1-1 मीटर पे पहले हम डालते थे, अब हम इसको 2-2 मीटर पे डालते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर माइग्रेशन कैपेसिटी है। एक जगह डालेंगे तो ये 2 मीटर तक 3 मीटर तक चला जाता है। एक्टिव मूवमेंट भी है, पैसिव मूवमेंट भी है, दोनों मूवमेंट ये करता है। तो हमने ये देखा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी को 1 एकड़ खेत में लगाना है, तो अगर वो 3 कदम चल करके फिर 3 कदम चलकर 1-2 इंच 3 इंच नीचे गड्ढा करके उसमें इसे दाब देगा। ये मित्र कीटों को बिल्कुल नहीं छेड़ता। कैचुए जिंदा देखे हैं मैंने, और ये व्हाइट ग्रब मरी हुई देखी है एक ही स्थान पर। 2000 तक सफल प्रयोग हो गया, सफल कंट्रोल हो गया है। लेकिन मैं इसको और कम करना चाहता हूँ, ताकि किसान को इसकी जो कॉस्ट है, किसान शुरू में जैसे करीब 3000 के करीब 3-3.5 हज़ार कॉस्ट आ जाती है, पोस्टल के सब लगाएं, तो वो कैसे कम हो। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि
ये एक कीड़ा जो है ये 1 रुपए का है, आप इसे 1.5 रुपया मान लीजिए, तो इसका मतलब अगर ये 1 एकड़ में 2000 कीड़े लगेंगे तो इसका मतलब 3000 रुपए में आपके 1 एकड़ जमीन से नेचुरल तरीके से हमेशा हमेशा के लिए दीमक और हमेशा हमेशा के लिए जो व्हाइट गर्भ है, जो जमीन के अंदर जो शत्रु छिपा हुआ है, उसे आप पूरी तरह से हमारे किसान खत्म कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल सही कहा। मैंने अमरोहा जिले में हसनपुर तहसील में जल्लोपुर गांव में 3 खेत 2 एकड़ 3 एकड़ और 4 एकड़ उन पे प्रयोग किए हैं। एक खेत को तो 7 या 8 साल हो गए हैं, अभी तक उस खेत में ग्रब का अटैक दोबारा नहीं आया है। इसी कीड़े को किस तरह से यहां पर ये जो पाउडर फॉर्म है इसमें भी इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको आप पूरे खेत में इसको एक तरह से इसको बिखेर सकते हैं और पानी दे सकते हैं, और पानी देने के बाद ये अपना वही काम शुरू कर देता है। पानी, उसके केस में भी पानी बहुत जरूरी है। इसके केस में भी पानी हमें लाइट इरिगेशन देनी चाहिए और पाउडर फॉर्म में भी। इसको हम सूखे रेत में या सूखे खाद में किसी तरह या सूखी मिट्टी में, जो पतली मिट्टी हो, उसमें मिलाकर पेड़ों के पास डाल दें और फिर लाइट इरिगेशन दे दें, ये एक्टिव हो जाएगा। ये नेमाटोड जो हैं, ये जो आप ये सूत्रकृमि देख रहे हैं, ये जो सफेद सफेद आपको छोटे छोटे तैरते हुए कीड़े हैं, बेसिकली यही वो किसान के पहरेदार हैं जो वहां पर दीमकों को भी चट कर जाएंगे और जो व्हाइट सुंडी है उसको भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे और हमेशा वहां पर रहेंगे आपके साथ। ये जो सूत्रकृमि हैं, ये किस तरह से इनका उत्पादन किया जा सकता है मास स्केल पर, किस तरह से इनको पाला जाता है, मतलब इसके होस्ट को कैसे पाला जाता है। होस्ट का मतलब ये गैलेरिया नाम का एक कीड़ा है, इसको कैसे पाला जाता है और फिर इसे कैसे इसकी खुराक या इसके साथ इसको अटैच किया जाता है, ये एक अलग प्रक्रिया है। इसको हम पहले देखते हैं और देखने के बाद फिर लैब की जो आगे की इनोवेशंस हैं उन पर भी बात करेंगे। आपने रेशम के कीट पलते हुए देखे होंगे, जहां आपको लार्वा दिया जाता है और उसके बाद वो स्टेज बाय स्टेज वो बड़ा होता चला जाता है और फिर वो रेशम यानी एक अपना फाइनल प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जो सूक्ष्मदर्शी से दिख सकता है, वो जो आपके खेत में आपका पहरेदार बन करके जाता है, वो नेमाटोड, ठीक है। उस नेमाटोड के लिए जो भोजन कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, उसके लिए जो लार्वा तैयार किया जाता है, जो उसके लिए कंडीशन तैयार की जाती है, वो क्या चीज है, कौन सा कीड़ा है, उसका नाम क्या है और उसकी क्या स्टेजेस हैं, ये भी हमें बताएंगे। अभी तक हमने जाना कि कैसे हम ईपीएन से व्हाइट ग्रब को कंट्रोल करते हैं, तो अब हम ये जानेंगे यहाँ पर कि हम अपने ईपीएन को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक इसका होस्ट है जिसको बोला जाता है गैलेरिया मेलोनेला, और ये जनरल भाषा में अगर इसको कहो तो ये मधुमक्खी के छत्तों में पाए जाने वाला वैक्स मोथ एक कीड़ा है, और इसको हम अपनी फार्मर प्रयोगशाला में इसको हम पालते हैं और इसको पालने के लिए इनको एक आर्टिफिशियल डाइट प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ इसमें कंटामिनेशन को रोकने के लिए स्टेप्टोमाइसिन डाला जाता है, विटामिन ई के कैप्सूल भी इनको दिए जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि जो हमारे किसान भाई हैं कि ईपीएन को मल्टीप्लाई करने के लिए इस होस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बहुत आसानी से पलने वाला एक कीट है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 45 डेज से 50 डेज तक होती है। और इसकी मुख्यतः जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था जो इसकी होती है वो मेल फीमेल होते हैं। मेल फीमेल हैं, और जो मेल फीमेल हैं ये दोनों मेट करते हैं। मेट करने के बाद एग लेइंग होती है। तो हम रोजाना इन एग्स को इस पेपर से कलेक्ट करके और इन पे यहाँ पर इस डब्बे में इनको कलेक्ट कर देते हैं डेली के डेली। तो जो सबसे पहले एग से जो हमारा न्यूनेट्स आता है, इमर्ज होता है, वो सिर्फ चूसने का काम कर सकता है, खाने का काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम यहाँ नेचुरल डाइट हनीकॉम्ब प्रोवाइड करवाते हैं। हनीकॉम्ब प्रोवाइड करवाने के बाद जैसे ही वो फर्स्ट स्टार में डेवलप होता है, तो जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया आर्टिफिशियल डाइट का, वो हमें उसमें डालना पड़ता है। ईपीएन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो अवस्था हम यूज करते हैं वो होती है फुल्ली ग्रोन 5th स्टार लार्वा। उसको हम ईपीएन मल्टीप्लाई के लिए अपने यूज में लेते हैं।
उस पर हम ईपीएन कल्चर से उसको इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के बाद ईपीएन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें जैसे ही ईपीएन इनकी बॉडी के अंदर जाता है नेचुरल ओपनिंग से, और वहाँ जाके उसमें अपना बैक्टीरिया एक रिलीज कर देता है जिसका नाम फोटोरेप्टस है, और वहाँ जाके एक डिजीज कोज करता है जिसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होने के बाद फिर उसमें ये करीब 7 से 8 दिन की लाइफ साइकिल अंदर चलती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है और वो इमर्ज आउट हो जाते हैं। अपने किसान भाइयों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी किसान भाई विलेज लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे अपने यहाँ पर इन कीटों को पालना चाहता है और उसका प्रशिक्षण हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हमने अभी तक 2 महिला ग्रुप को यहाँ से प्रशिक्षित किया है, और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे किसान भाइयों को भी प्रशिक्षित किया है। मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भारी भरकम से शब्द शायद आपको सुनाई दिए हों, लेकिन आप इतना ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कीड़ा आपको दिख रहा है, ये बटरफ्लाई टाइप जो है, ये यहाँ पर अंडे देंगे, अंडे यहाँ जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा स्टेजेस में ये बच्चे बड़े होते जाएंगे, फिर इनमें से कुछ यहाँ पर पाल लिए जाएंगे और कुछ को, इसे आप एक तरह से बलिदानी कीड़ा भी कह सकते हैं। ये इसका बलिदान होना तय है, क्योंकि इसको वो निमोटोड खाएगा और इसी में वो समा जाएगा पूरी तरह से, और जब यही अंत में आपके खेत में रखा जाएगा और इसी में से वो सारा निमोटोड निकल करके जो है आपके खेत की दीमक और आपके खेत की जो व्हाइट गर्भ है उसको खा जाएगा, और आपके खेत की हमेशा हमेशा के लिए, जो रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कम से कम 7-8 साल के लिए तो लगातार वो उसकी सुरक्षा करेगा। जो न दिखाई देने वाला कीड़ा है जिसको ईपीएन कहते हैं, जो निमोटोड है, वो निमोटोड अब उस लाइव कीड़े के ऊपर छोड़ा जाएगा और वो इस कीड़े को पूरी तरह से खत्म कर देगा और वो इसी के अंदर समा जाएगा। और जब किसान उस कीड़े का अपने खेत में इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब वो पानी के साथ मिलकर के फिर पूरे खेत में फैल जाएगा और पूरे खेत से आपकी खेत की दीमक और वहाँ जो सफ़ेद सुंडी है, जो व्हाइट गर्भ है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये वो कीड़े हैं जो आप अगर किसान हैं तो ये इन कीड़ों को, वो जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, वो इन्हें खा करके पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसको हम ईपीएन से इन्फेक्टेड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ईपीएन का कल्चर लेते हैं। ईपीएन का कल्चर लेने के लिए फिर उसके बाद ये हमारे पास एक पेट्री डिश होती है गिलास की, और इसमें हम सिंपल ब्लोटिंग पेपर रखा हुआ है, और माइक्रो पिपेट की सहायता से 1 ml कल्चर हम इसमें लेंगे ईपीएन का, और कल्चर लेने के बाद हम इसको ब्लोटिंग पेपर को पूरी तरह से वेट कर देंगे। थोड़ी देर में देखेंगे ये पूरा ब्लोटिंग पेपर जो है वो हमारा वेट हो जाएगा, और इसमें जो ईपीएन है वो ईपीएन ऊपर की सरफेस पर रह जाएंगे, और ये सारे ईपीएन ऊपर की सरफेस पे आने के बाद हम इसमें ये लाइव अपने सारे गलेरिया इसमें छोड़ देंगे। अब ये हमने जैसे ही इसमें ये गलेरिया इसमें छोड़े हैं, तो ये जो हमारा ईपीएन सस्पेंशन था, ईपीएन का जो कल्चर था, उसमें जो ईपीएन है वो इनके कांटेक्ट में आएंगे और इनकी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू इसके अंदर चले जाएंगे। जाने के बाद जो वो बैक्टीरिया है फोटोरेप्टर जिसका मैंने नाम अभी बताया था, उस बैक्टीरिया को इसमें रिलीज कर देंगे इनकी बॉडी में, और इनका जो हीमोलिम्फ होता है, हीमोलिम्फ में एक डिजीज हो जाएगी सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होने के बाद 24 to 48 आवर्स में इन सारे गलेरिया का जो कलर है येलो से डार्क ब्राउन हो जाएगा, ये मर जाएंगे। तो अगर ये कलर येलो से डार्क ब्राउन हो रहा है तो इट मींस ये मरा है सिर्फ ईपीएन से। अगर इनका कलर हो जाता है व्हाइट ब्लैकिश तो वो मरे हैं पानी की ज्यादा मात्रा होने की वजह से या उनका रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होने की वजह से। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक है जिसे मैं नहीं उठा सकता, इसकी एक की कीमत जो है वो करीब 1.5 रुपया है। ठीक है, मतलब 1 एकड़ में ऐसे 2000 कीड़े जो हैं वो 3-3 फीट एक कीड़ा रखा जाएगा और इस तरह से पूरे खेत में करीब 2000 कीड़े लगेंगे। आप एज्यूम कीजिए कि एक कैप्सूल के अंदर 2.5 से 3 लाख ईपीएन मौजूद हैं। आपने ये देखा किस तरह से प्रकृति को प्रकृति से संतुलित किया जा सकता है, उसके लिए अलग से कोई दवाई, अलग से कोई केमिकल उसकी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ बायोजेंट के बारे में, जो बायो फर्टिलाइजर भी हैं और जिनमें से कुछ बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड भी हैं। फार्मर लैब में डॉक्टर जगपाल सिंह ने अपने साथियों के साथ करीब 12 जो बायोजेंट हैं उनको तैयार किया है
और उन पर वो उन्हें फील्ड तक लेकर के गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उन पर काम किया जाता है, और इनमें से 5 जो हैं वो बायो पेस्टिसाइड का काम करते हैं और 7 बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। आपके खेत में आयरन की कमी है तो वो आयरन की पूर्ति कर देंगे, सल्फर की कमी है तो सल्फर की पूर्ति कर देंगे, जिंक की कमी है तो जिंक की पूर्ति कर देंगे। ऐसे 17 तत्व जो आपकी ज़रूरत होती है फसलों को, उनकी पूर्ति वो करते हैं। ये क्या क्या है और कैसे ये काम करता है, किसानों तक ये कैसे जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम चाहेंगे कि आप बताएं। हमारे पास एक स्टॉक, एक प्योर फॉर्म होनी चाहिए। जिस तरीके से आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि मेरे पास एक एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया है, जो कि बैक्टीरिया है, उसकी एक प्लेट है। ये प्योर कल्चर है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं जो पैटर्न है ये प्योर फॉर्म है। इसको बोलते हैं स्ट्रिकिंग। तो इसमें बहुत सारी कॉलोनी है, ये एक नहीं है, ये एक बैक्टीरिया नहीं, ये बहुत सारा है। तो ये है एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, और ये हमारे एक ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है जो हमारी इनसॉल्युबल फॉर्म को नाइट्रोजन की सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को अवेलेबल कराता है। तो जो ये ग्रुप है, इसमें जैसे कि मैंने आपको मोटे मोटे 4 बैक्टीरिया के नाम बताए हैं, इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 लीटर की वेसल है, इसमें हम 250 ml इस तरीके से कल्चर बनाते हैं। ये जो कल्चर है मेरे पास, ये बवेरिया बेसियाना का है, बट बवेरिया बेसियाना जो है वो फंगस है। तो एटलीस्ट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको क्लियरली अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी कि एक बैक्टीरिया है और एक फंगस है। फंगस को आप देख सकते हैं, फंगस में आपको हमेशा एक मैट दिखाई देगा, जैसे कि आपको इस पे दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। तो जो ये फंगस है बवेरिया बेसियाना, ये बायोपेस्टिसाइड है। बायोपेस्टिसाइड का मतलब है बायो मीन्स जैविक, बट पेस्टिसाइड का मतलब क्या है, साइड, पेस्ट को दूर भगाने वाली, पेस्ट से क्योर करने वाली। तो पेस्टिसाइड्स हुआ जो आपके पेस्ट से, डिजीज से आपको क्योर करेगी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। और फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजन दीजिए, सल्फर की कमी है तो आप सल्फर दीजिए। जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जैविक खेती है, उसे करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपनी सॉइल टेस्टिंग कराइए। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप में किस चीज़ की कमी है, तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे। और इन 12 के 12 को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। एग्जैक्टली, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। आपके जो बायो फर्टिलाइजर है उससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन एनरिच हो जाएगा। जितनी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी थी वो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें से आपके 4 बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड के जैसे वर्क करते हैं। ये यहाँ पर लैबोरेटरी की बात थी जो आप सामने देख रहे हैं, लेकिन जब यही चीजें खेत में जाती हैं तो किस तरह से किसानों का रिएक्शन क्या होता है, वो क्या कहते हैं, ये जानना और ये देखना, इन दोनों बातों की जरूरत है। आइए हम चलते हैं सीधे खेतों की ओर और जानते हैं कि फार्मर से जुड़कर फार्मर्स ने किस तरह से अपनी पिक्चर को बदला है, अपनी तस्वीर को बदला है। अभी तक हम लैबोरेटरी में थे जहां हम फार्मर लैब में ये देख रहे थे कि किस तरह से प्राकृतिक तौर पर जो दीमक है या व्हाइट गर्भ है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता था। लेकिन अब हम फील्ड में आए हैं और जांचने ये आए हैं कि क्या किसान इस बात को कंसीडर करते हैं, क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, और अगर इस्तेमाल किया था तो कितने दिन पहले किया था, कितना किया था, उसके नतीजे क्या आए हैं। यहाँ हम मुरादनगर के ही गाजियाबाद जिले का ही एक गांव है सुराना। इस गांव में एक गन्ना किसान है, एक वेजिटेबल के किसान हैं, डॉक्टर साहब साथ में हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछले वर्ष डॉक्टर साहब से लिक्विड शेप में ट्राइकोडर्मा, सुडोनोमास, बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजम, इनका पूरा पैकेज है, वो मैंने लिया था। पहले उसको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि पहले मैंने उसको गुड़ में मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो गोबर की सड़ी हुई खाद थी, मैंने 1 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में अलग अलग सबको मल्टीप्लाई किया। उसी से मैंने गन्ने का सीड ट्रीटमेंट किया और खेत तैयार हुआ जिस दिन खेत की जुताई हुई पलेवा के बाद, उस सारे खाद को मिलाकर मैंने खाद अपने खेतों में डाला। क्या नतीजे? मेरे खेत का नतीजा बहुत अच्छा है। जो पहले जो सफ़ेद गिंडार आती थी या कुछ और भी दिक्कतें थी, खेत में पोलापन बढ़ गया है, सॉफ्टनेस आई है मेरे खेत में, और जो गन्ने की बढ़वार है वो भी ज़्यादा है। ईपीएन आपने यूज किया? हाँ जी, ईपीएन भी यूज किया था मैंने। सफेद गिंडार पर क्या असर हुआ? सफ़ेद गिंडार तो मुझे अब दिखाई नहीं देती अपने खेत में, जैसे हम खेत की जुताई और उसका असर? उसका असर ये है कि गन्ने पे पूरा हरियाली है, पूरे पेड़ पर हरियाली है। बिल्कुल।
ये गन्ने को लेकर के ये एक बात है, यहाँ पर वेजिटेबल की क्या स्थिति थी, फिर किस तरह से उसको अप्लाई किया गया, कितना अप्लाई किया गया, कितने दिन पहले अप्लाई किया गया था, उसके क्या नतीजे रहे, ये भी आप बताएं। 3 साल पहले डॉक्टर साहब ने ईपीएन पाउडर हमें दिया था। वो हमने अपनी सब्जी की फसल में डाला। यहाँ पर घिया, खीरा और चकई के पेड़ों में वाइट गर्भ की समस्या 80-90% थी, जो हमें बहुत समस्या पैदा कर रही थी। पेड़ उखड़ जाते थे और पेड़ों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता था, क्योंकि जल इसकी जड़ें जो है अस्वस्थ हो जाती थी। अब जब से वो पाउडर डाला है उसके बहुत अच्छे नतीजे आए हैं और अब पेड़ों का जो वाइट गर्भ की समस्या है वो अब कहीं दिखाई नहीं देती है और हमारे पौधे ठीक ठाक बढ़िया इन्होंने ग्रोथ किया और जिससे फसल ठीक हुई। मेरा आपसे ये मशवरा है कि इस प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने के युग में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं और भारत सरकार उस पर जोर दे रही है, उसको इसका एक हिस्सा बनाएं और इसके जो मल्टी ईयर जो कई साल तक इसका असर होता है लाभ उठाएं। न कोई दवाई, न किसी तरह का कोई और बाकी ट्रीटमेंट, कैसे प्रकृति से प्रकृति को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ये डॉक्टर जगपाल सिंह ने करके दिखाया और ये करीब 11 राज्यों तक ये सारा का सारा अभियान पहुंचा है। अगर आपने भी कोई पहल की है, आपने भी कोई इनोवेटिव काम किया है, तो आप हमें जरूर बताइए। हम आएंगे आपके यहां तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।